Good afternoon, everyone. In this subject, water resources engineering, we have earlier studied the network density of rain gauge station. अब आगे हमें कुछ recommendations हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और दूसरा है हमारा जो IS recommendation. उस recommendation के हिसाब से हमको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन किन किन एरियाज में हम लोग लगाते हैं. ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था कि रेनफॉल को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग रेन गेज स्टेशन को इंस्टॉल करते हैं और वो रेन गेज स्टेशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं जो हमारा एरिया होते हैं उस एरिया के बिहाफ पे मैग्नीट्यूड देखते हैं कि रेनफॉल जो है उसका कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है. और अगर हमें एक्यूरेसी के डिज़ायर्ड लेवल से देखते हैं कि हमें जितना भी डिज़ायरिंग एक्यूरेसी अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से हमें रेन गेज स्टेशन जो है वो ज़्यादा इंस्टॉल करना पड़ता है. अगर हमें रेनफॉल की मैग्नीट्यूड और टोपोग्राफी ऑफ द रीजन भी देखना होता है कि हमें जो टोपोग्राफिकल रीजन होता है उसके बिहाफ पे हम लोग रेन गेज स्टेशन को इंस्टॉल करते हैं. राइट, जो हमारा रेन गेज होता है जिससे हम लोग रेनफॉल को मेजर करते हैं और हमने उसमें देखा था कि दो तरीके का रेन गेज था जो हमने क्लासिफिकेशन दिया था. टू टाइप ऑफ रेन गेज, फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन रिकॉर्डिंग. तो जो हमारा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज था वो हम लोगों ने देखा था कि जो साइमंस रेन गेज है जो ज़्यादातर यूज़ होता है इंडिया में वो है हमारा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप यानी कि नॉन ऑटोमेटिक. और उसके बारे में हम लोगों ने डायग्राम और उसका वर्किंग भी देखा था. आज हम लोग देखेंगे कि रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज स्टेशन क्या होता है. राइट, सो व्हाट इज रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज स्टेशन? जो हमारा रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज होता है उसमें क्या होता है कि हमें जो रेनफॉल के वेरिएशंस होते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब कि जो हमारा जैसे कि क्या होता है कि हमारा जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है उसमें हम लोग क्या करते हैं जो डेटा लेते हैं वो 24 आवर का लेते हैं, मतलब लास्ट 24 आवर का जो पूरा डेटा हमको मिल जाएगा नेक्स्ट डे. राइट, लेकिन जो रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज होता है इसमें एक खास बात ये होती है कि ये हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर भी कितना रेनफॉल की इंटेंसिटी रही है, कितना रेनफॉल डेप्थ रहा है वो बता सकता है. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग टाइप में ये एडवांटेज होता है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे भी जितना भी रेनफॉल रिकॉर्ड होगा वो हमें पर्टिकुलर टाइम का वेरिएशन देता है. ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कि इट प्रोड्यूसेस अ कंटिन्यूअस रेनफॉल वेरिएशन अगेंस्ट टाइम. ठीक, तो जो हम लोग जो रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं एक ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं जो वेरिएशन ये स्लॉट दिखाता है टाइम के रिस्पेक्ट में और इधर है हमारा रेनफॉल. इसमें हम लोग देखेंगे कि जो रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ को प्लॉट करते हैं वो ग्राफ को हम लोग बोलते हैं हमेशा मास कर्व. ठीक है, तो मास कर्व जब हमने ड्रॉ किया हुआ है तो अब इसमें देखिए कि जो हमें रेनफॉल इंटेंसिटी है ये एक पर्टिकुलर टाइम पे पता चल रही है. जैसे कि हमने देखा कि 8:30 से सपोज अगर रेनफॉल स्टार्ट हुआ है तो हमें देख रहा है कि इसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन मिल रहा है. ठीक है, ये वेरिएशन जो है वो अब हम देखेंगे कि जो 11:30 का टाइम है और यहाँ पे जो हमारा 15:20 यानी 3:20 तो इसके बीच में ये जो हमारा वेरिएशन है ये बिल्कुल भी जीरो वेरिएशन है, एकदम एक से कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन है. इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी हमें वेरिएशन अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रेनफॉल जो है वो उस दौरान उस टाइम पर हो रहा है. और जैसे ही ये जो हमारा ग्राफ होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब कि उस दौरान हमें कोई भी बारिश नहीं मिल रही है, मतलब नो रेन की कंडीशन बनेगी. ठीक, उसके बाद हमने देखा कि 15:20 के बाद अगेन हमको वेरिएशन देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो ये जो आई हमने रिप्रेजेंट किया है ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और पी का मतलब होता है कि रेनफॉल.
ठीक है। तो रेनफॉल अगेंस्ट टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जितना भी रेनफॉल रिकॉर्ड हो रहा है उसी को हम इंटेंसिटी से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि इंडिविजुअल टाइम पीरियड पे लाइक 8:30 से अगर बारिश स्टार्ट हुई है तो हम देख रहे हैं कि 11:30 तक हमें कंटिन्यूस रेनफॉल मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद से 11:30 पे हमने देखा कि जो हमारा ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट होने की वजह से हमें ये देख रहे हैं कि 11:30 से 3:20 तक बिल्कुल ही कांस्टेंट लाइन है, मतलब कि कोई रेनफॉल नहीं हो रहा है, कोई वेरिएशन नहीं आया है। और अगेन 3:20 के बाद जो है हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है, मतलब उसके बाद वापस से रेनफॉल जो है वो स्टार्ट हो गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज में होता ये है कि रिकॉर्डिंग में हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम जो वैल्यू होती है रेनफॉल की वो निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे पता करेंगे? मास कर्व के थ्रू पे पता करेंगे। और मास कर्व मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम जिस भी वैल्यू को प्लॉट करते हैं उसको हम लोग मास कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में क्या होगा कि एक कंटिन्यूअस रेनफॉल का वेरिएशन हमको टाइम के रिस्पेक्ट में, एक पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में पता चलता रहेगा, ठीक है। जो हमारा रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज होता है वो रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज जो है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है हमारा टिपिंग बकेट, दूसरा होता है हमारा वेइंग बकेट, और थर्ड है हमारा फ्लोट टाइप बकेट या फिर उसको बोलते हैं साइफन, ठीक है। वेइंग बकेट, टिपिंग बकेट एंड थर्ड वन इज फ्लोट टाइप और साइफन, फ्लोट टाइप और साइफन, ठीक है। तो जो हमारा वेइंग बकेट और टिपिंग बकेट होता है इन दोनों के कंपैरिजन में फ्लोट और साइफन जो है वो ज़्यादा यूज होता है हमारे यहाँ इंडिया में, ज़्यादा यूज होता है फ्लोट और साइफन टाइप। लेकिन वैसे भी अगर हम रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग में देखें तो जो रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज है वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, ठीक है। ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप यूज़ करते हैं, मतलब साइमंस रेन गेज जो है वो ज़्यादा इंस्टॉल्ड है इन कंपैरिजन टू फ्लोट और साइफन। रीज़न इसके पीछे ये है कि जो हमारा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का रेन गेज होता है वो जो रेन गेज है उसमें कम पैसा लगता है, वो मैनुअली ऑपरेटेड होता है, तो उसकी वजह से उसमें जो गड़बड़ी है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारा जो रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है, और जो हमें दोनों में देखा जाए तो जो हमें इसमें जो रेनफॉल की वैल्यू है वो रेनफॉल की वैल्यू हमको एक पर्टिकुलर टाइम पे पता चलती है, तो बेनिफिशियल या फिर हम बोले एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो हमारा रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेन गेज का जो नेटवर्किंग करते हैं, रेन गेज के जो नेटवर्किंग करेंगे वो नेटवर्किंग किस बिहाफ पे करते हैं। तो हमने कल देखा था कि हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। एक तो था हमारा जो रेनफॉल का मैग्नीट्यूड है उसके बिहाफ पे, टोपोग्राफी के बिहाफ पे और एक्यूरेसी के बिहाफ पे। लेकिन इसके जो 2 एजेंसीज हैं उनके बिहाफ पे भी एक रिकमेंडेशन है। तो सबसे पहला है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं WMD और WMO, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से, और एक है हमारा IS रिकमेंडेशन, ठीक है। दोनों में हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमको जो रेन गेज है उनको इंस्टॉल करना है, मतलब किस एरिया में कितने किलोमीटर स्क्वायर के बीच में हम लोग उस रेन गेज को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू WMD सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम रेन गेज को इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारा रेनफॉल को रिकॉर्ड करेगा, मतलब कितना रेनफॉल हुआ है लास्ट 24 आवर में या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे रेनफॉल को रिकॉर्ड करेगा। उसके अलावा हम लोग क्यों करते हैं, एनालाइज करते हैं जो अगर हमारा कोई भी पीक फ्लड की कंडीशन आने वाली है तो फ्लड के फोरकास्टिंग के लिए या पीक फ्लड डिस्चार्ज के लिए या फिर रेन स्टॉर्म के लिए, इन सारे के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेन गेज को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा WMD है, WMD के अकॉर्डिंग 3 रीजन्स में ये डिवाइडेड है। एक है हमारा सबसे पहले फ्लैट रीजन, उसके बाद है फॉर माउंटेनियस रीजन और माउंटेनियस रीजन, एंड थर्ड वन इज फॉर एरिड और पोलर रीजन, एरिड और पोलर रीजन, राइट। फ्लैट रीजन में हम क्या देखते हैं, फ्लैट रीजन में ये है कि 600 से 900 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में एक स्टेशन इंस्टॉल होगा,
अकॉर्डिंग टू WMD यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आधार पे इनका क्या डिस्क्रिप्शन है, तो जो हमारा प्लेन रीजन होगा या फ्लैट रीजन होगा वहाँ पर हमें कैसे 600 से 900 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के बीच में हमें कम से कम एक रेन गेज स्टेशन को इंस्टॉल करना है, ठीक है, फ्लैट या फिर प्लेन के लिए। नेक्स्ट माउंटेनियस रीजन है, कोई हिली रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, तो वहाँ पे क्या होगा 100 से 200 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में हमें एक स्टेशन को इंस्टॉल करना है, मतलब 100 से 200 100 से 250 के बीच में हमको एक स्टेशन चाहिए। और जो हमारा एरिड या पोलर रीजन है वहाँ पर 1500 से 10,000 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में एक स्टेशन चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो एरिड और पोलर रीजन होता है वो हमारा बिल्कुल ही ड्राई प्लेस होता है, ड्राई प्लेस या फिर जहाँ पे बहुत ही लिटिल अमाउंट में रेनफॉल होता है, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ पे रेनफॉल जब ज़्यादा नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा स्टेशन इंस्टॉल करके हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पे जो रेंज है एरिया का वो कंपैरेटिवली फ्लैट और माउंटेनियस के ज़्यादा है, ठीक है। तो जो हमारा एरिड या पोलर रीजन होगा मतलब वो कंपैरेटिवली दोनों फ्लैट या माउंटेनियस के कंपैरिजन में वो ड्राई भी है और वहाँ पर बहुत ही लिटिल अमाउंट में रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से एक स्टेशन इंस्टॉल किए हैं। एरिया देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा एरिया है, 1500 से 10,000 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में, ये WMD के अकॉर्डिंग है। माउंटेनियस रीजन में क्या होता है, बारिश जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट होती है, ठीक, क्योंकि जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है रेनफॉल की, ठीक है। वहाँ पर जो रेनफॉल होता है ओरियोग्राफिक प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा और जल्दी जल्दी होता है। तो ऐसे में क्या है कि और ऐसा भी होता है कि जो रेनफॉल है वो कभी किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो रहा है और थोड़ी ही दूर पे रेनफॉल नहीं होता है। माउंटेनियस रीजन में खास करके ये जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो हमने एरिया रखा हुआ है वो एरिया जो है काफ़ी कम, मतलब 100 से 250 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में हमको कम से कम मिनिमम 1 स्टेशन को इंस्टॉल करना है। और फ्लैट रीजन में जो सीजनल रेनफॉल होता है वो वेरिएशन ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से इसका एरिया रखा गया है 600 से 900 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में एक स्टेशन। ये जो 1 स्टेशन है वो मिनिमम है, मिनिमम केस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कि जो हमारा WMD के अकॉर्डिंग जो था, और अब देखना है कि अकॉर्डिंग टू IS रिकमेंडेशन क्या क्या है। एज पर IS रिकमेंडेशन जो हमारा प्लेन रीजन है एज पर IS रिकमेंडेशन इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लेन रीजन या फ्लैट रीजन के बिहाफ पे, दूसरा है हमारा रीजन जहाँ का एवरेज एलिवेशन कम से कम जो होगा वो 1000 मीटर पे होगा, और तीसरा है हिली रीजन के लिए, ठीक है। तो प्लेन रीजन पे हम क्या देख रहे हैं कि हमें 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के बीच में कम से कम एक स्टेशन इंस्टॉल होना चाहिए एज पर IRC, ठीक है। जहाँ का एवरेज एलिवेशन 1000 मीटर है वहाँ के लिए क्या है 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में मिनिमम एक स्टेशन चाहिए रेनफॉल को रिकॉर्ड करने के लिए। और जो हिली रीजन होते हैं, हिली रीजन में क्योंकि रेनफॉल जो है अभी हमने पहले भी बताया था कि हैवी होता है, उसकी वजह से कम जो है 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के बीच में मिनिमम 1 स्टेशन चाहिए। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे IS रिकमेंडेशन के बिहाफ पे हैं। अब इंडिया में अगर हम बात करें तो एवरेज जो है हमारा 600 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में 1 स्टेशन है, ठीक है, इन इंडिया। तो ये देखा जाए तो ये एक तरीके से हाईली इनसफिशिएंट स्टेशन है, क्योंकि जो रेनफॉल होता है वो रेनफॉल का वेरिएशन प्लेस टू प्लेस चेंज होता है और बहुत ही वेरिएंट होता है, ठीक है।
उसकी वजह से होता क्या है कि कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर बारिश नहीं हो रही, तो इस वजह से एक्यूरेसी मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है और जो डेटा हमारे पास होता है वो मिसिंग रेनफॉल में चला जाता है। तो हम देखें तो हमें एक्यूरेट वैल्यू जो है नहीं मिलेगी, ये बहुत ही इनसफिशिएंट वैल्यू मिलेगी। तो इंडिया में तो हमने देखा था कि 600 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में वन स्टेशन है। अगर हम ऐसे बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इजराइल कंट्री है, इजराइल के पास जो रेन गेज है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में है और वो है, उनका है रिकॉर्ड 37 स्टेशन इन 1000 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1000 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में उनके पास 37 स्टेशन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेशन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहाँ पे रेन गेज स्टेशन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर हम इसको कंपैरिजन करें इंडिया से तो 1000 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में हमारे पास ऑन एन एवरेज 1.7 स्टेशन, अप्रॉक्सीमेटली 2 स्टेशन और 1 स्टेशन आएगा 1000 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग 37 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ज़्यादा इनसफिशिएंट रेन गेज स्टेशन है हमारे पास, राइट। अब जितने भी हमारे रेन गेज स्टेशन होते हैं उनका जो 10% रेन गेज 10% जो स्टेशन होते हैं उसको हैंडल करता है IMD। ठीक है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो 10% स्टेशन की वैल्यूज को हैंडल करता है। बाकी के जो स्टेशन हैं उनको जो हमारी एजेंसी लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या NHI या फिर जो हमारा रेलवे है वो हैंडल करता है, वो रिकॉर्ड्स को रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेट करना होता है और उसके कंपैरिजन में वो ये देखते हैं कि कहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है, कहाँ पर रेनफॉल कम है। तो 10% को IMD देखता है, रेस्ट ऑफ द जो हमारे रेनफॉल रिकॉर्ड्स होते हैं वो NHI, एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो है हमारा रेलवे देखता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो वो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन निकालेंगे इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनके बिहाफ पे हमको वैल्यूज को निकालना है कि इसमें हम लोग निकालते क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ एरिया वाइज जोन हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने किसी जोन जैसे लाइक 1 2 3 4 जोन ले लिया या ABCD के नाम से हम कोई एक प्लेस ले लेते हैं और उसके सामने हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को देखते हैं कि कितना एरिया उसके अंडर में आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी हमने देखा एज पर IRC क्या था कि 520 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में 1 स्टेशन चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तो एज पर IS रिकमेंडेशन के हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही वैल्यू जो हमारा मिनिमम रेन गेज जो है वो 520 के बीच में एक रेन गेज स्टेशन है ही। तो हम इस ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन जब फाइंड आउट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर लोकेशन है उस लोकेशन में, उस पर्टिकुलर एरिया में जो रेन गेज इंस्टॉल्ड है वो रेन गेज क्या सफिशिएंट है या फिर नहीं है, या फिर कितना होना चाहिए। लाइक अगर हमारे पास 6 है और हमने n की वैल्यू को स्टैटिकली, ये जो पूरा अभी हम निकालेंगे इसको, ये पूरी तरीके से स्टैटिस्टिकल डेटा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 6 है और हमारी यहाँ से n की वैल्यू लाइक 7 सपोज मान लो 8 आ रही है या फिर 9 आ रही है, तो हमारे पास जो हम देखेंगे कि कितना हमारे पास जो रेन गेज स्टेशन है वो कितना कम अवेलेबल है और हमें कितना ऑप्टिमम चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से स्टैटिस्टिकल है और न्यूमेरिकली हमको इसको फाइंड आउट करना है, राइट। जो हम ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन है उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूला को नोट कर लेना है।
तो ये जो n की वैल्यू है, जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन है, उसको निकालने का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू CV बाई एप्सिलॉन होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये n ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, CV जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, और जो ये हमारा एप्सिलॉन है ये अलाउबल परसेंटेज एरर है। तो क्या होगा कि हमको अलाउबल परसेंटेज एरर के ही बिहाफ पे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा वैल्यू होगा अलाउबल परसेंट एरर, ये हमें होता क्या है कि क्वेश्चन में गिवन होता है कि इतना परसेंट एरर है। ठीक है, और हमें n की वैल्यू निकालनी ही है, तो क्या करेंगे हम फॉर्मूले में एप्सिलॉन और CV की वैल्यू को रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें CV की वैल्यू डायरेक्टली दिया नहीं रहता है, तो हम इस CV की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। तो CV की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि सिग्मा और x बार क्या है। तो सिग्मा जो है वो हमें डेविएशन है। ठीक है, सिग्मा जो है वो डेविएशन है, जो रेनफॉल का डेविएशन आया है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स बार जो है वो हमारा मीन ऑफ रेनफॉल है, मीन ऑफ रेनफॉल। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब हम ये दोनों वैल्यूज को कहाँ से ले आएंगे, तो जो हमारा क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में हमको एरिया वाइज रेनफॉल की वैल्यू जो है वो गिवन रहेगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हमको 7 एरिया या फिर 8 एरिया दिया हुआ है ABCDEF के बिहाफ पे, और उसमें रिस्पेक्टिवली हमको उसकी वैल्यू रेनफॉल की, जो रेनफॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, तो वो वैल्यू हमको दी रहती है। तो उसी का हम लोग क्या करते हैं, मीन फाइंड आउट करते हैं। तो उस मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, और ये जो हमारी सिग्मा की वैल्यू है, फिर से अब हमको इस CV की वैल्यू को निकालने के लिए सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस सिग्मा को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट समेशन xi माइनस एक्स बार अपॉन n माइनस 1। अब ये देखते हैं कि बारी बारी ये क्या है। तो जो हमने x बार यानी कि मीन ऑफ गिवन रेनफॉल, जो हमें क्वेश्चन में रेनफॉल की वैल्यू दिया रहेगा उसका जो मीन है वही ये x बार है। तो x बार हम जैसे एवरेज निकालते हैं, जैसे मीन निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही निकाल लेंगे। और जो xi है वो xi हमको प्रेसिपिटेशन की वैल्यू होगी। लाइक अगर हमको प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है A एरिया में इतना प्रेसिपिटेशन है, B में इतना है, तो ये जो होगा रिस्पेक्टिवली हम क्या करेंगे, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू रखते जाएंगे। ठीक है, जितना भी एरिया हमको दिया रहेगा उतने की वैल्यू, और माइनस उसमें से हमें क्या करना है, जो मीन निकाले रहेंगे यहाँ से, उस मीन की वैल्यू को माइनस करते जाना है, और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो अल्टीमेटली हम करेंगे क्या, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इस n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले तो एवरेज निकाल लें, क्योंकि हम जब सिग्मा निकालने, क्योंकि हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू निकालने के लिए CV चाहिए, एप्सिलॉन चाहिए। एप्सिलॉन तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन CV की वैल्यू नहीं दिया है, तो CV निकालने के लिए हमको इस पे जाना पड़ेगा, और इसमें जाएंगे तो x बार, मान लो हमें क्वेश्चन में प्रेसिपिटेशन की वैल्यू दी हुई है, प्रेसिपिटेशन से हम क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे, लेकिन फिर हमें सिग्मा नहीं दिया हुआ, तो अल्टीमेटली हमें आना पड़ेगा इस फॉर्मूले पे। तो सिग्मा की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बारी बारी जो भी हमें वैल्यूज दी रहेंगे प्रेसिपिटेशन की, उसमें से मीन को माइनस करके उसका स्क्वायर करते हुए हम सारा पहले ये सिग्मा की वैल्यू को कम्प्लीटली निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद हमें सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 by 1। उसके बाद हम CV की वैल्यू निकालेंगे, और फिर सबसे लास्ट में हम ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन निकालेंगे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमको उल्टा चलना है इस पूरे फॉर्मूले में। सबसे पहले मीन, फिर सिग्मा डेविएशन, फिर CV की वैल्यू जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, और एट लास्ट हम क्या निकालेंगे, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूलाज जो हैं, इन फॉर्मूले को ध्यान में रखना है अगर हमें ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर।
क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक कैचमेंट है, उस कैचमेंट में 6 रेन गेज स्टेशन इंस्टॉल्ड है, ठीक है, 6 रेन गेज स्टेशन है, और किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जो हमारी रेनफॉल की वैल्यू उन जो स्टेशन है वो उसने जो रिकॉर्ड की हुई है उसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेशन है और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि उस रेनफॉल की वैल्यू, तो रेनफॉल को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने ये वैल्यूज ले रखी है। तो जैसे स्टेशन ए है, सपोज कोई स्टेशन ए है, तो उस स्टेशन पे जो हमें रेनफॉल के रिस्पेक्टिव वैल्यू मिली है वो मिली है 82.6, ठीक। दूसरा रेन गेज स्टेशन है बी, और बी पे जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है उस पर्टिकुलर ईयर में वो हुआ है हमारा 102.9, ठीक है। फिर जो हमारा सी स्टेशन है उसने जो वैल्यू रिकॉर्ड की है वो है 180.3। रेन गेज स्टेशन डी पे जो वैल्यू रिकॉर्ड हुई है वो हुई है 110.3। ई पे जो रिकॉर्ड हुआ है वो 98.8 और एफ पे जो रिकॉर्ड हुआ है वो 136.7। यानी ये जो 6 रेन गेज स्टेशन है उनके रिस्पेक्ट में जो हमारी प्रेसिपिटेशन की वैल्यू है रेनफॉल की वो हमें दी हुई है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर जो हमारा एरर है वो एरर अगर 10% का है तो हमें जो वैल्यू n की निकालनी है, यानी कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन निकालना है, अगर हमें परसेंटेज अलाउेबल एरर जो है वो 10% दिया है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि अब हम कैपिटल N की वैल्यू निकालनी है, और कैपिटल N की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें करना क्या है, मीन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन को हमने रिप्रेजेंट किया था x बार से, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना है, जितनी भी रेनफॉल की वैल्यूज दी हुई है, तो हमारे पास 6 स्टेशन है और उसके रिस्पेक्ट में 6 रेनफॉल की वैल्यूज दी हुई है, इन सब का मीन निकाल लेना है। तो 82.6 प्लस 102.9 प्लस 180.3 प्लस 110.3 प्लस 98.8 प्लस 136.7। जैसे सिंपली हम लोग एवरेज निकालते हैं वैसे ही एवरेज निकाल लेंगे। यहाँ से जो हमें x बार की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है हमें 118.6, 118.6, ठीक है। हमने सिंपली क्या किया, एवरेज कैलकुलेट किया, और एवरेज के बिहाफ पे हम देखते हैं कि जो हमें मीन वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है हमें 118.6, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला था n को फाइंड आउट करने का, फॉर्मूला था CV अपॉन एप्सिलॉन n का फॉर्मूला था हमारा CV अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, x बार की वैल्यू निकाल ली, x बार की वैल्यू आ गई 118.6 सेंटीमीटर, राइट, ये मीन की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, डेविएशन निकालना है, ठीक। तो n की वैल्यू के लिए हमने CV बाई एप्सिलॉन किया था, और हमें क्या करना है, CV की वैल्यू निकालने के लिए CV की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो CV की वैल्यू निकालने के लिए हमको सिग्मा की ज़रूरत है, जो हमारा डेविएशन है। तो सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सिग्मा को निकालने का क्या तरीका था, जो हमारा प्रेसिपिटेशन की वैल्यू थी, सबसे पहले तो स्टेशन ए पे जो प्रेसिपिटेशन की वैल्यू थी वो थी हमारी 82.6। तो 82.6 में से जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू है हमारी 118.6, इसको माइनस और इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो हमारी दूसरी प्रेसिपिटेशन की वैल्यू थी वो थी हमारी 102.9, ठीक है। इसमें से भी हमें क्या करना है, मीन को माइनस करना है। तो मीन है हमारा 118.6, ठीक है। तीसरी जो हमारी प्रेसिपिटेशन की वैल्यू थी वो है 180.3, और मीन की जो वैल्यू है वो है हमारी 118.6 का होल स्क्वायर, प्लस जो फोर्थ प्रेसिपिटेशन की वैल्यू थी वो थी 110.3 माइनस 118.6 स्क्वायर, प्लस पांचवी की वैल्यू 98.8 माइनस 118.6 का होल स्क्वायर, और जो लास्ट था F स्टेशन उसकी वैल्यू थी 136.7 माइनस 118.6 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाई हमको क्या था, n माइनस 1, ठीक है। तो n जो था वो हमारा स्टेशन कितने थे, टोटल 6, तो 6 माइनस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 5,
ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, रूट निकालेंगे, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 35.03, 35.03। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से सबसे पहले एक्स बार की वैल्यू निकाल ली और दूसरी वैल्यू हमने निकाल ली सिग्मा की। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारी, एक्स बार 118.6 और सिग्मा आ गया है हमारा 35.03। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सीवी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सीवी निकालने का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा की जो वैल्यू है हमारी, क्वेश्चन जो हमने अभी निकाला है आया है 35.03 डिवाइडेड बाई एक्स बार, यानी ये जो मीन है, इस मीन की वैल्यू आई है 118.6 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ से जो हमारी सीवी की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 29.54। ठीक है, यानी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया है 29.54। अब अल्टीमेटली हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन निकालना है। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं, CV बाई एप्सिलॉन का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 29.54 अपॉन, क्वेश्चन में हमको जो परसेंटेज अलाउेबल एरर दिया हुआ है वो हमें 10% का दिया हुआ है। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 8.72 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9। ठीक है, हमने यहाँ से क्या किया, n की वैल्यू निकाला, n की वैल्यू आ गई है 8.72, जो कि हमने उसको 9 के बराबर मान लिया है। तो ये जो है n हमारा वो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास जो रेन गेज स्टेशन थे वो 6 थे। 6 स्टेशन जो था ABCDEF, ये हमारे पास स्टेशन थे, उतने एरिया के बिहाफ पे प्रेसिपिटेशन की वैल्यू दी थी। लेकिन हमारे पास जो ऑप्टिमम नंबर आया है वो क्या आया है, 9, यानी कि वहाँ पर 3 स्टेशन जो हैं वो कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए था 9 और इंस्टॉल्ड कितने हैं, 6। ठीक है, तो 3 जो है वो डेफिशिएंट है। तो हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। दूसरा हमको एक और भी दे सकता है कि हमको जोन में डिवाइड कर दे और एरिया के रिस्पेक्ट में दे दे और किसी एक में मिसिंग रेन गेज दे दे। तो वहां से हम क्या करेंगे कि अगर हमारा ऑप्टिमम नंबर जितना भी आया है उस ऑप्टिमम नंबर से हम क्या करेंगे, जहां जहां भी एरिया के हिसाब से, या तो अगर वहां पे स्टेशन नहीं होगा तो एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेजेस। कई बार क्या होता है कि हमको सीधे बोलता है कि आप हमको लोकेशन बताइए, तो क्वेश्चन में हमको एरिया भी दिया रहेगा, लोकेशन भी दिया रहेगा। तो एरिया के हिसाब से हम देखते हैं कि कहाँ पर एक्चुअली में नीड है, जहाँ पर पहले सबसे पहले, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जहाँ पर बिल्कुल भी कोई रेन गेज स्टेशन इंस्टॉल्ड नहीं होगा, तो जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास 6 स्टेशन इंस्टॉल्ड थे और ऑप्टिमम नंबर आया है 9, तो हमारे पास जो 3 एडिशनल बच रहे हैं, तो उसको अगर हम एरिया, सपोज अगर हमको क्वेश्चन में दे देता कि ये एरिया है और यहाँ पर आपको क्या करना है, रेन गेज स्टेशन को इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस भी एरिया में कोई भी रेन गेज स्टेशन नहीं होगा तो सबसे पहले वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद से क्या करना है कि जो, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एरिया ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में रेन गेज स्टेशन मान लीजिए 1 ही है और वो 1000 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में एक रेन गेज स्टेशन है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एरिया वाइज या लोकेशन वाइज हम लोग जो रेन गेज स्टेशन होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ऑप्टिमम नंबर का आता है कि सिंपली आपसे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन पूछ दिया और आपने बता दिया न्यूमेरिकली निकाल के। लेकिन जब लोकेशन डिसाइड करने को आएगा तो हम लोग एरिया के बिहाफ पे उसको, लोकेशन को डिसाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डेटा। एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डेटा। एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल।
देखिए कई बार क्या होता है कि जो हमारे स्टेशंस होते हैं, तो क्योंकि ज़्यादातर जो स्टेशन है वो सारे के सारे जो हैं वो नॉन रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो नॉन रिकॉर्डिंग होने की वजह से जो हमारे स्टेशंस होते हैं, तो सपोज क्योंकि वो मैनुअली ऑपरेटेड भी हैं, तो कई बार क्या होता है कि अगर कहीं पर हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो गया, यानी रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर कहीं उस सिस्टम में कोई खराबी आ गई, तो ऐसे में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर डे पर वो डिवाइस जो है हमारी, वो उसने रेनफॉल को रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो अगर रेनफॉल रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे मिसिंग रेनफॉल, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, उसकी कोई वैल्यू है नहीं। तो जितना भी रिकॉर्ड किया है, तो वो सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो मिसिंग रेनफॉल डेटा में चली जाएंगी। यानी कि जो भी डिवाइस है वो पर्टिकुलर किसी डे और मंथ या फिर सीजन में अगर वो वैल्यूज जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग 30 to 35 ईयर का डेटा रखते हैं। तो सपोज अगर ऐसा होता है कि कोई डेटा जो है वो वैसे भी मिस हो गया, हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो नियर बाई स्टेशन होते हैं उनके बिहाफ पे हम लोग मिसिंग रेनफॉल वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डेटा। किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हमको कोई वैल्यू जो है पर्टिकुलर डे की, मंथ की मिस हो गई है, तो उस वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं कि उस रेनगेज स्टेशन के आसपास जितने भी नियर बाई स्टेशन होते हैं, उस नियर बाई स्टेशन को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स स्टेशन, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल एन से। तो आगे अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि जो हमारा इसको हम लोग फाइंड आउट करने के 3 तरीके हैं। तीनों जो है वो मैथमेटिकल है। एक है हमारा नॉर्मल रेशियो मेथड, सेकेंड वन इज अर्थमेटिक एंड थर्ड वन इज इनवर्स डिस्टेंस मेथड। ये तीनों के फॉर्मूला आते हैं। इन फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इंडेक्स स्टेशन, यानी कि जो सराउंडिंग के स्टेशन है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हो और वहाँ का रेनफॉल डेटा जो है वो मिसिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो नियर बाई स्टेशन इंस्टॉल होंगे, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो नियर बाई स्टेशन होंगे वो रिकॉर्ड किए होंगे, तो उनके बिहाफ पे हमें एक्यूरेट तो नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इन तीनों मेथड से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हम लोग कल देखेंगे कि कैसे हम नॉर्मल रेशियो मेथड से, अर्थमेटिक से और इनवर्स डिस्टेंस से विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हमको वैल्यूज को एस्टिमेट करना है, ठीक है।